am very delighted and honored to welcome to you all Miss Deepa Karmakar. तो इतनी छोटी एज में आपने जिम्नास्टिक्स को अडॉप्ट करने का कैसे सोचा? एक्चुअली मैं जब जिम्नास्टिक्स में एडमिशन हुई, मेरा एज था 5.5। करते करते 2002 में वहाँ पे एक नॉर्थ ईस्ट हुआ था। वहाँ पे मैंने सारे सीनियर को बीट करके बैलेंसिंग भी में गोल्ड मेडल आया। तो उसके बाद सब लोगों की थोड़ा सा नज़र पड़ी। ये फ्लैट फुट वाला जो एक लिमिटेशन कह लीजिए, इसको कैसे आपने ओवरकम किया? 2024 में जो आपको अभी गोल्ड मेडल मिला, हम यू बिकेम द फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट। वो मतलब बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में जो बेस्ट टू बेस्ट कंट्री है उसमें चाइना, जापान, कोरिया आते ही है। किस तरीके से आपके कोच ने एक छोटे सी राज्य के, एक सुंदर छोटे राज्य की लड़की को इंटरनेशनली अक्लेम्ड जिम्नास्ट कैसे बनाया? अभी हर एक जगह वही जानते लोग मैं उनकी बेटी हूँ, क्योंकि उन्होंने लास्ट 23 सालों में, हमारे पास कुछ भी नहीं था स्टार्टिंग में, अब भी हमारे पास बहुत कुछ है। किसी को दिखाने से पहले ना अपने आप को फेस करना बहुत इम्पोर्टेंट होते। तो अब अपने आप से फेस कर लेना, तो जो जीत गया अपने आप से, तो वो हर एक जगह जीतते हैं। संघर्षों की आंधी में हम, संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे। तूफानों की क्या मजाल, तूफानों की क्या मजाल, जो जलते दीप बुझाएंगे, तूफानों की क्या मजाल, जो जलते दीप बुझाएंगे। श्री चिंतन जैन जी की ये पंक्तियाँ, ये प्रेरक पंक्तियाँ आज हमारे शिखर के सफ़र के ख़ास एपिसोड में जो हमारे साथ में जुड़ रही हैं बहुत ही ख़ास मेहमान, उनके लिए बहुत ही सटीक बैठती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ये एपिसोड की शुरुआत मैं इन पंक्तियों से करूं। एंड आई एम वेरी डिलाइटेड एंड ऑनर्ड टू वेलकम टू यू ऑल द वेरी स्पेशल एंड इंस्पायरिंग गेस्ट पर्सनालिटी टुडे ऑन द शो शिखर का सफ़र टॉक शो विद सोनल गोयल। एंड आई हार्टली वेलकम मिस दीपा कर्माकर। दीपा, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू। और आपने अपने बिज़ी शेड्यूल से आपने टाइम निकाला हमारे लिए, और जो मेरा एसोसिएशन है आपके साथ पहले से ही, तो आज काफ़ी टाइम बाद मिलके आपसे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वेलकम दीपा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, दीप जलाएंगे और दीप जो है वो ऐसे ही लौ की तरह जलता रहे, और यही है नाम दीपा का, दीपा कर्माकर। और अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें तो एक ऐसा इन्होंने इतिहास रचा है कि जो एक स्पोर्ट, जो भी लोग स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं वो इस बात से ज़रूर सहमत होंगे कि एक ऐसा स्पोर्ट जिसको इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, जिसके बारे में नॉलेज नहीं थी और क्रेज़ नहीं था, उस स्पोर्ट को वो इंडिया में लेके आई और बहुत ही यंग एज में अपने पैशन से उन्होंने उस स्पोर्ट के अंदर जो मेहनत की, उससे उन्होंने वर्ल्ड लेवल में इंडिया का नाम रोशन किया। और आज हम जिम्नास्टिक्स को, जिम्नास्टिक्स के अंदर जो इंडिया की जो अचीवमेंट है, और विशेष रूप से शी हैज़ बिन द टॉर्च बेयरर, दीपा कर्माकर हैज़ बिन द टॉर्च बेयरर एज़ फार एज़ द जिम्नास्टिक्स इज़ कंसर्न्ड। और उनका एक बहुत ही विशेष जो कैटेगरी है, जिसके अंदर जो एक स्किल है जिसमें वो पार्टिसिपेट करती हैं, प्रुदनोवा वॉल्ट। तो प्रुदनोवा वॉल्ट एक बोला जाता है कि बहुत ही एक डेडली तरीके का एक आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स है, और वो दीपा करती हैं। उनसे हम इस बारे में आगे ज़रूर जानना चाहेंगे। And just to conclude my introduction, दीपा hails from अगरतला, त्रिपुरा, और त्रिपुरा में ही मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई थी जब मेरी पोस्टिंग थी वहाँ पे। एंड त्रिपुरा के वहाँ पे एक जो नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा सुंदर राज्य है, वहाँ पे इस छोटी बच्ची ने, जब ये महज 6-7 साल की थी, उस टाइम में इनको ये इंक्लिनेशन आया कि मुझे जिम्नास्टिक्स में जाना है, मुझे ये स्पोर्ट्स अडॉप्ट करना है। तो सोचिए कितने यंग एज से, और आज कई साल हो गए, लगभग 20 ईयर प्लस से शी हैज़ बिन प्रैक्टिसिंग। एंड 2016 रियो ओलंपिक्स में शी वॉज ऑलमोस्ट गेटिंग टू द ब्रॉन्ज मेडल, बट शी मिस्ड इट एंड शी वॉज रैंक 4।
सो फ्रेंड्स, दीपा की अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूं, बिकॉज द इंट्रोडक्शन वुड बी इनकम्प्लीट इफ़ आई डू नॉट मेंशन अबाउट दोज अचीवमेंट्स. सो शी वन द ब्रॉन्ज एट 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स in Glasgow, becoming the first Indian female gymnast to do so in the history. उन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल एशियन चैम्पियनशिप में भी जीता एंड शी फिनिश 5th एट द 2015 वर्ल्ड चैम्पियनशिप, बोथ फर्स्ट फॉर एनी एथलीट. उन्होंने अपनी जर्नी, जैसे मैंने बताया कि ओलंपिक्स में उन्होंने क्वालिफाई किया एंड शी बिकेम द फर्स्ट एवर फीमेल जिमनास्ट फ्रॉम इंडिया to compete in any Olympics, and that was way back in 2016 at Rio. And उसमें जैसा कि हम सबको पता है कि 2016 में जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो she just missed the bronze from a very slight margin. And उसके बाद में उन्होंने फिर हमारा पूरे देश का नाम रोशन किया. 2018 में उनकी जो चैम्पियनशिप थी एट अ ग्लोबल इवेंट ऑफ द FIG आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स वर्ल्ड चैलेंज कप एट टर्की. एंड अभी रिसेंटली जो एक चैम्पियनशिप हुई, एशियन चैम्पियनशिप, उसके अंदर उन्होंने गोल्ड लिया एंड 2024 में, एंड शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू विन गोल्ड एट द एशियन चैम्पियनशिप एट द वॉल्ट इवेंट. तो ये इतने सारे चैम्पियनशिप में इतने सारे मेडल्स, एंड इट इज़ स्टिल गोइंग टू कंटिन्यू. एंड अगर हम फेलिसिटेशंस की बात करें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई, अर्जुना अवार्ड इन 2015, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2016, पद्मश्री विच इज़ द 4th highest Indian civilian honor, it was conferred on her in 2017. And also she was given in 2017, she was mentioned amongst the Forbes list of super achievers from Asia under age of 30. और उनके जो कोच हैं, द इंट्रोडक्शन वुड बी इनकम्प्लीट इफ़ आई डू नॉट मेंशन अबाउट हर कोच मिस्टर विश्वेश्वर नंदी. ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम त्रिपुरा एंड वो दीपा को बहुत सालों से ट्रेन कर रहे हैं. एंड ही वॉज ऑल्सो कॉन्फर्ड दी वेरी रेवरेट द्रोणाचार्य अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और साथ ही साथ में इंडिया के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने भी काफ़ी सपोर्ट किया. और दीपा को जब मेरी मुलाकात हुई, मैं गोमती डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तब लॉन्च हुआ था. तो हमने दीपा को रिक्वेस्ट किया कि डिस्ट्रिक्ट में आप आइए, और आपको हमने ब्रेक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमने फेलिसिटेट किया, ऑनर किया, और स्टेट लेवल में भी उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर एंड आइकन बनाया गया. सो दीपा, नाउ इट इज़ द टाइम कि हम आपसे आपकी जर्नी के बारे में सुने. मैंने बहुत ब्रीफ कोशिश की इंट्रोडक्शन देने की, बट अचीवमेंट्स इतनी सारी हैं कि इट एक्चुअली टुक टाइम. सो जो हमारा शो है दीपा, इसका टाइटल हमने शिखर का सफ़र इसीलिए रखा कि हम सबके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, और उन सबको ऑब्स्टिकल्स को फेस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और उस शिखर तक पहुंचते हैं. वी रीच अप टू दैट पीक. तो आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? जैसे मैंने जब आपका प्रोफाइल के बारे में जब मैंने वाइकी पे पढ़ा, और थोड़ा बहुत मुझे पता भी था क्योंकि त्रिपुरा से एसोसिएशन रहा है, तो इतनी छोटी एज में आपने जिमनास्टिक्स को अडॉप्ट करने का कैसे सोचा? वो ख्याल कैसे आया? हाउ डिड इट अकर टू यू? बिकॉज 6-7 साल का बच्चा तो अभी क्लास 1-2 में होगा, तो वो नॉर्मली लिखना पढ़ना भी अभी स्टार्ट ही कर रहा है, अल्फ़ाबेट्स लिख रहा है, वर्ड्स लिख रहा है. ये रुझान कैसे आया? एक्चुअली मैं जब जिमनास्टिक्स में एडमिशन हुई, मेरा एज था 5.5 5.5. राइट. तो मेरे पापा कोच थे, वेट लिफ्टिंग साई कोच. तो हम 2 बहनें, तो उनको Right. ऐसा था कि एक को तो स्पोर्ट्स पर्सन बनाना है. जो मैं नहीं कर पाई, मेरे हर एक लोगों की ड्रीम होते मेरा बच्चे वो करे. तो उन्होंने मेरी बड़ी सिस्टर को डाला, बट इसका बॉडी अलाउ नहीं किया. वो एजुकेशन लाइन पे चला गया. फिर जब मैं थी तो मुझे डाला जिमनास्टिक्स में. तो मेरा पहला कोच था मैडम शुमा नंदी मैडम. मैं विवेकानंद ब्यामागर में शुरू किया. तब मुझे जिमनास्टिक्स क्या कुछ नहीं पता था. मैं जाती थी, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, इनके साथ खेलती थी. तो आप धीरे खुद भी धीरे छोटे ही थे. 5.5 साल आपने बताया कि हाँ, you started, it is hardly any age. मैं जाती थी धीरे धीरे, फिर खेलने लगी. करते करते 2002 में वहाँ पे एक नॉर्थ ईस्ट हुआ था. वहाँ पे मैंने सारे सीनियर को बीट करके बैलेंसिंग भी में गोल्ड मेडल आया था. ओके. तो उसके बाद सब लोगों की थोड़ा सा नज़र पड़ी कि नहीं, एक
क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अच्छे अच्छे जिमनास्ट थे उस जी टाइम, जी 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 तो जी जी। उनको बीट करके जस्ट मेरा एज था एकदम ज़्यादा से ज़्यादा 10 साढ़े 10 ऐसे 10.5, तो 10 years की एज में। हाँ जी फिर जी जी धीरे जी। सबकी नज़र लगी। उसके बाद वहाँ की जो त्रिपुरा स्पोर्ट्स काउंसिल है, वहाँ की सेक्रेटरी थी कमल शाह सर, तो उन्होंने मुझे बोला इसको देखो, मैडम शुमानंदी मैडम को पूछा कहाँ डालना है, तो मैडम ने बोला अगर इसको डालना है तो एक ही जगह, तो जो NSRCC हमारे त्रिपुरा की उस टाइम भी बेस्ट सेंटर वही थे, राइट राइट क्योंकि राइट। आपको पता होगा इक्विपमेंट इतना ज़्यादा नहीं था जी जो जी अभी जी है जी पहले। जी 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 तो जी जी। नंदी सर के पास उस टाइम मुझे डाला, और टिल डेट 23 इयर्स लास्ट में इनके पास अभी भी ट्रेनिंग कर रही हूँ। ओके। क्योंकि हर एक लोगों की, हर एक प्लेयर्स की कभी ना कभी कोच चेंज होते, जो आई थिंक मुझे लगता है कि मैं ऐसे एक एथलीट हूँ लास्ट 23 इयर्स कंटिन्यू एक ही कोच के पास, बिल्कुल और बिल्कुल वो बिल्कुल। भी एकदम अप टाइम पे भी सर मेरे साथ थे, बहुत डाउन टाइम पे भी सर मेरे साथ थे, और ऐसा कोच मिला मुझे, इसलिए शायद आज मैं इस जगह पर पहुंच पाई। ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो अपने कोच के लिए जो आपकी रिस्पेक्ट है, जो ऑनर है, और आपने एक बात बहुत सही बोली, बहुत ठीक बोली कि एथलीट्स ड्यू टू सम रीजंस विच माइट बी पर्सनल, विच माइट बी प्रोफेशनल, कि कोचेस चेंज होते हैं बीच बीच में, और किसी चैम्पियनशिप में उन्हें लगता है कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया तो चलो कोच चेंज करके देखते हैं, है ना। एंड वी ऑल नो कि अप्स एंड डाउन्स तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, यू कैन नॉट बी एट योर पीक। एंड स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको इंजरीज भी होती हैं, बिकॉज फिजिकली योर बॉडी इज़ इन्वॉल्व, एंड एट एवरी स्टेज लाइक इट हैज़ टू एक्सेल। तो वो कहीं बॉडी अगर सपोर्ट नहीं कर पा रही है तो इट लीड्स टू इंजरी। एंड उसके बावजूद भी आपकी जर्नी में भी बहुत सारी आपने अचीवमेंट्स की, और कुछ कुछ इंजरीज एंड सेटबैक्स भी रहे, स्टिल यू कंटिन्यूड with him, and I also met him couple of times, and he's always so warm and gentle. नंदी साहब का इतना हमेशा इज सो सिंपल, हम्बल, डाउन टू अर्थ, एंड उनको हमेशा मैंने देखा कि एक और प्लेयर को वो मैंने जैसे बताया आपको, प्रणति को मैं लास्ट ईयर मिली थी यहाँ दिल्ली में ही एक स्टेडियम में, तो नंदी साहब उनके साथ में थे, तो आई कुड फील कि ही हैज़ दैट केयर, एंड उनको मतलब कंसर्न है कि हमारे प्लेयर्स कैसा कर रहे हैं। तो दैट इज़ आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक ऑफ कोर्स आपकी मेहनत से ही आप जहाँ तक पहुँचे हो, बट हाँ एक सपोर्ट सिस्टम होता है बहुत जो ज़रूरी है, कि क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। हर एक चीज़ में एक टीम वर्क होते हैं बहुत जी ज़्यादा, सिर्फ मैं अकेले करने से नहीं होगा। अगर मुझे बूस्टअप करने के लिए भी मेरे सही रास्ता है कि नहीं, वो भी रोड मैप भी दिखाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हम इस एज में अभी, मतलब पहली उस टाइम पता नहीं था कि ये सही है गलत है, तो वो सही रास्ता चूज़ करने के लिए जो एक सर मैडम और साथ में जो पेरेंट्स, इनका पेरेंट्स तो फिलहाल घर पे रहते हैं, बट फील्ड में तो पूरा टाइम एक कोच रहता है, तो उन्होंने इतना अच्छा शायद रोड मैप मेरे लिए चुना, इसीलिए आज मैं इस जगह पे हूँ। सो नंदी साहब को हमारी तरफ से भी धन्यवाद और शुभकामनाएं। एंड दीपा ने जैसे अपनी हार्टफेल्ट एक ग्रैटिट्यूड कन्वे किया है, सो दिस इज़ आई थिंक टीचिंग फॉर अस कि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो मेंटर्स हैं, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, वो बहुत कुछ वो भी सेक्रीफाइस करते हैं हम अब हमारे को आगे बढ़ाने के लिए। दिस इज़ ऑल्सो देयर मेहनत, उनकी मेहनत और उनका सेक्रीफाइस है। तो अपनी जर्नी में उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड में फ्रेंड्स आप जाएं, चाहे आप अकेडमिक्स में एक्सेल करें, स्पोर्ट्स में जाएं, चाहे आप फ्रीलांसर बन के काम करें, चाहे आप एंटरप्रेन्योर बने, लेकिन ऐसे कुछ लोग होंगे जो चाहे कोच होंगे, चाहे आपके फ्रेंड होंगे, चाहे आपकी फैमिली होगी, जिन्होंने आपका हमेशा दिन रात सपोर्ट किया, तो उनको हमेशा आप लव, अफेक्शन और वो रिस्पेक्ट देते रहना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कमिंग टू फैमिली, आपने बोला कि आपके फादर साहब स्पेशली कि वो साई में कोच रहे, एंड वो एक मे बी एक थोड़ा सा उनके मन में रहा होगा कि मैं कभी खेला नहीं, तो इसलिए उन्होंने ये सपोर्ट किया। तो मम्मी पापा एंड देन योर सिस्टर, तो उनका कैसा रोल रहा, एंड हाउ डू दे फील नाउ, मतलब जब उन्होंने पहले शुरुआत की होगी, सोचा होगा। और एक बात और फ्रेंड्स मैं यहाँ बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद भी त्रिपुरा में कई साल रही हूँ, कि त्रिपुरा में फ़ुटबॉल का बहुत क्रेज़ है। हाँ, फुटबॉल बहुत खेलते हैं,
जूडो भी अभी और अच्छा हो रहा है। जूडो के लिए भी आ रहे हैं। बट जिम्नास्टिक्स जब दीपा ने स्टार्ट किया होगा तो उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं होगा, नहीं नहीं था था। उससे। तो उसमें एक कॉन्फिडेंस देना पेरेंट्स को कि हाँ ठीक है, हम इसमें डाल रहे हैं एंड शी कैन परफॉर्म। ऐसा नहीं है कि भाई आप ये भी लग सकता है कि 2-3 साल करके देखेगी, पता लगे नहीं हो रहा है, या इस स्पोर्ट का फॉर दैट मैटर फ्यूचर नहीं है ज़्यादा, तो मे बी शी इज़ वेस्टिंग टाइम। तो ऐसा कुछ आया कभी? हाउ वाज योर फैमिली आ, सपोर्ट? हाँ। ऐसा कुछ नहीं आया फिलहाल, क्योंकि मेरे पापा हमेशा एक कोच थे वो, बट वो कभी भी एक जो मेरे कोच सर ने जो डिसीजन वो उसके ऊपर ही थे, कभी भी पेरेंट्स बोल के बीच में नहीं जाते थे। जो चीज़ मैंने बहुत फील किया एकदम लास्ट टिल डेट आज तक, उनका डिसीजन ही डिसीजन होता है। मम्मी पापा का भी उनका है, घर में जो भी खाना पीना, उसका रेस्ट, एवरीथिंग, स्कूलिंग वो, बट राइट। फील्ड का काम मेरा है। और एक बात हमेशा बोलता था, क्योंकि हम गर्ल्स है, 10th गर्ल्स ने हर एक लोगों को ही 9th-10th स्टैंडर्ड में जाके जो होता है कि अब बोर्ड एग्ज़ाम है, अब मतलब इस चीज़ में कभी मैंने एग्ज़ाम से लास्ट डे तक भी गई, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता था अगर मैं थोड़ा सा जिम में जाती ना, मैं फ्रेश हो जाती थी, तो मुझे एनर्जी और ज़्यादा बूस्ट अप होता था, तो मेरा कंसंट्रेशन पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा होता था। और हमेशा पापा ये बोलता था कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, एजुकेशन में चूज़ करना है करो, स्पोर्ट्स करना है करो, आइदर दोनों में से नहीं अच्छा लगे और भी कोई प्रेशर क्रिएट चीज़ था नहीं। मम्मी हाउस वाइफ थे, थोड़ा कभी कभी डांट देते थे, पढ़ाई कर लो, ऐसे कैसे होगा ऐसे। फिर जब उन्होंने देखा कि नहीं मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स में है, तो उन्होंने भी बहुत साथ दिया। और इंटरेस्ट भी है और प्लस टैलेंट भी है, हाँ क्योंकि आप मेहनत कर रहे थे और बहुत ही आपने बताया कि 10 इयर्स की एज में ही आपने पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला चैम्पियनशिप में सबको हरा के यू गॉट गोल्ड। तो वो ऐसे करके शुरुआत हुई, तो फिर धीरे धीरे मैंने मास्टर्स डिग्री भी कंप्लीट किया राइट। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से ही। जी 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 बट जी उसमें जी जी मम्मी जी। का बहुत बड़ा, क्योंकि मैं तब रियो में थी, पूरा ओके। सब कुछ मम्मी ने मतलब म, एकदम एक साथ वगैरह, जैसे भी मेरे को टीचर्स की हेल्प की वजह से। तो पढ़ाई में भी मैं इतनी ख़राब नहीं थी, ठीक थी, और साथ में स्पोर्ट्स में, तो एक को तो मुझे प्रेफरेंस ज़्यादा जी जी देना ही जी जी, पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे स्पोर्ट्स में आई, और हमेशा फैमिली का सपोर्ट रहा, क्योंकि अप्स टाइम में सब लोग रहते हैं साथ, जब डाउन टाइम में रहते तो एक दो लोग ही रहते हैं। बिल्कुल। उसमें एक मेरे कोच और पेरेंट्स, ये दो लोग ही मेरे साथ थे, क्योंकि दो दो सर्जरी हुआ, बीच में बहुत सारे कुछ अप एंड डाउन था। और उसके बाद जब अभी रिसेंट में मैंने में कुछ दिन पहले गोल्ड मेडल आया एशियन चैम्पियनशिप का, तो तब लगा कि नहीं, इतने सारे लोगों की जो स्ट्रगल थी, तो वो शायद सच में सक्सेसफुल हुई है। सक्सेसफुल हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड इट इज़ वेरी हार्टनिंग टू सी कि पेरेंट्स के लिए भी एक रिपीटेड रिमाइंडर्स हैं फ्रेंड्स की दीपा की स्टोरी। और हमने जो और भी गेस्ट यहाँ शो पे बुलाए, तो एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो पेरेंट्स का एक सपोर्टिव रोल है, दैट इज़ इररिप्लेसेबल। और आज के दिन में अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत कुछ हो रहा है कि शायद पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो गई हैं, चाहे वो एकेडमिक्स की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें, कि बच्चे को एक्सेल ही करना है। एंड देन कहते हैं ना कि वो उम्मीदें एक तरीके से शायद कहीं ना कहीं थुप जाती हैं बच्चे के ऊपर। और उस वजह से हम देख रहे हैं कि केसेस ऑफ डिप्रेशन बढ़ रहे हैं, यूथ में डिप्रेशन बढ़ रहा है, सुसाइड बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है। क्योंकि जीवन एक ही मिला है, वो किस तरीके से उनको किस चीज़ में जाना है, जो चीज़ अच्छी लगती है उनको वो करने का हमें मौका देना चाहिए। और अगर लगता है कि नहीं वो रास्ता ठीक नहीं है, तो डेफिनेटली गाइडेंस शुड बी देयर। गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट शुड नॉट बी ओनली दैट स्ट्रिक्ट डिसीजन। एक होलिस्टिक डिसीजन, पेरेंट्स का भी रोल है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दीपा, एक और बात है, हम सब ने आपके बारे में सुना है कि वो एक जो इट इज़ आई थिंक बाय बर्थ जो फ्लैट फुट की बात बोलते हैं, तो वो फ्लैट फुट का जो आपका जो भी एक बेसिकली दिस इज़ अ फिज़िकली जो है एक बॉडी के अंदर कॉम्पोजिशन है ना। तो उससे आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका जो
ट्रुथ नोवा वॉल्ट है, मैंने भी देखा है आपके काफ़ी आपके गेम्स के वीडियोस भी मैंने देखे, क्योंकि त्रिपुरा में जब थे तो यू ऑलवेज हैव बीन अ सेंसेशन एंड अ प्राइड। तो अपनी बेटी को भी मैंने दिखाए हैं। तो इनफैक्ट आज मैंने बताया कल बताया मैंने कि कल मेरे को दीपा से मिलना है, तो उसने बोला कि हाँ मैं तो उन दीदी से मिली हूँ, एंड वो तो त्रिपुरा में हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी आए थे, तो शी कुड रिकॉल इवन तो शी वाज वेरी स्मॉल। या तो वो ये फ्लैट फुट वाला जो एक लिमिटेशन कह लीजिए, या जो भी एक फिज़िकली एक थोड़ा चैलेंज है, इसको कैसे आपने ओवरकम किया? और एक्चुअली मैं बॉर्न से फ्लैट फुटेड थी, मेरा जब मैं हुई तब से ही फ्लैट फुटेड। इसका कोई रीज़न भी बताते हैं क्या नहीं डॉक्टर? नहीं, वो कभी कभी, जैसे अभी के टाइम पे हर एक बच्चे, मतलब 10 में से आपको 6-7 फ्लैट फुटेड मिलेगा, वो होता है कभी कभी बेबी। तो अच्छा अच्छा, अभी इतना परसेंटेज इतना है? बढ़ गया। अभी मैं जैसे मे बी जिम में जाती हूँ, लाइफस्टाइल रिलेटेड है, नहीं वो क्या? मुझे नहीं पता। अच्छा, होपफुली अब ओके। क्योंकि मैंने तो अपने अपने साथ हुआ उसके बाद ही फिर मैंने देखा, फिर मैं मुझे भी नहीं पता था मैं फ्लैट फुटेड हूँ। मैं तो करती थी, ट्रेनिंग हो गया था 5-6 साल। उसके बाद हमारे वहाँ पे पहला साई सेंटर ओपन होना था, तो सबने बोला पहले वाला उनको सबको डाल दो, जो जो अच्छे अभी जूनियर से, थोड़ा सा अच्छा होगा, सेंटर जी भी जी जी। ओपन होगा। तो मैं गई थी, तो वहाँ पे टेस्ट होते हैं, तो मेडिकल टेस्ट में मैं रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि मेरा फ्लैट फुटेड है, और जिमनास्टिक्स के लिए फ्लैट फुटेड नहीं कर सकते, बिकॉज फ्लैट फुटेड में अगर होते तो जंपिंग मूवमेंट नहीं होते, और हमारी गर्ल्स की तीनों पैरों का है, तो उनका भी वो गलती नहीं थी, वो जो चीज़ बोला एकदम करेक्ट था एज ए साइंटिफिकली। तो तब सर ने बताया कि उसको, तो हमने सोचा उसका ही नहीं हुआ तो ठीक है, हम 3 लड़कियां थे, तो बोला हम नहीं डालेंगे इसको। तो फिर हम सर ने, क्योंकि सर ने NIS डिग्री किया था और सारे कोचिंग रिलेटेड क्लासेस किए थे, तो उन्होंने वहाँ पे पढ़ा था कि कहीं कहीं क्या होता है फ्लैट फुटेड के लिए, आपको कर्व बनाने के लिए क्या चाहिए एक्सरसाइज कराना, तो वो सब मुझे दे दिया और मैं करती गई, और धीरे धीरे मेरा कर्व हो गया फाइनली। अभी भी मेरा कर्व है, तो वो बन गया। तो और जो चीज़ नहीं हो सकता था लेग्स के नहीं, लिए बट वो स्पेशल। जो फ्लैट फुट है, क्योंकि मेरे को इसके बारे में थोड़ा पता है, तो बेसिकली फ्रेंड्स ये है कि आपका जो ये वाला जो हिस्सा होता है, जो एड़ी और आगे जो फुट होता है, उसके बीच में एक कर्व होना कर्व चाहिए। होना चाहिए। वो अगर कर्व ऐसे नहीं है, तो वो अगर फ्लैट है, तो फिर इट वुड बी कि आप जैसे अगर जंप करना चाह रहे हो, वो तो वो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं नहीं होगा, आएगा, आपको जो एक लिफ्ट मिलना चाहिए। तो दीपा आपने एक्सरसाइजेस से उसको कर्व ओवरकम किया। बनाया। हाँ तो देखिए कि वो, लेकिन मुझे लगता है वो यंग एज में ही पॉसिबल होता होगा, हाँ, वो बिफोर वैसे नहीं कि 10-12 एकदम साल तक। हाँ। वो हो सकता है, अगर जैसे अगर एज छोटा रहा, वो जितना जल्दी रिकवरी करेगा, जी 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 और जी जी एज जी। बढ़ता गया तो वो इतना जल्दी रिकवरी नहीं करेगा। बॉडी नॉर्मल, बॉडी सबके अलग अलग नहीं, ये तो नॉर्मल प्रोसेसिंग है। तो फिर उन्होंने दिया जब, और उसके बाद एक चीज़ है फ्लैट फुटेड से जो मैं अभी खुद रियलाइज़ कर रही हूँ, मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे, इससे एंकल इंजरी बहुत जल्दी आ जाती है, एंकल ट्विस्ट हो जाते हैं, नी को लग जाती है बहुत राइट ज़्यादा राइट वो, राइट। क्योंकि ये तो पूरा फ्लैट होते हैं। अगर वो सपोर्ट नहीं है उसका। हाँ उसके हाँ। बाद तो मैंने किया एक्सरसाइज सब कुछ, और फाइनली ऊपर वाले की भी साथ थी, और जैसे सर और मेरा इतना हार्ड वर्क था, मैं ऐसे चीज़ में मतलब स्पेशलाइज्ड बनी जो पैरों का है, जो नहीं होना था बिल्कुल बिल्कुल वही बिल्कुल। हुआ। और एक चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है, जो चीज़ लोग बोलते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने खुद ही त्रिपुरा में थे, आपको पता जी होगा जी जी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, जी 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 था ही जी, नहीं बहुत कुछ। लिमिटेशंस हैं वहाँ पे। अब तो बहुत बेटर हो गया, बट उस टाइम में तो था बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और जी। ऊपर से त्रिपुरा को एक टाइम लोग जानते ही नहीं थे। बिल्कुल नहीं जानते थे, जब आ, मैंने भी ज्वाइन किया तो हमें इतना नहीं आइडिया था। वो बांग्लादेश में या हाँ हाँ बिल्कुल। गुवाहाटी के कहीं। जी जी फिर जी हम जी जी जी। लड़की है, हम नहीं कर सकते, मतलब हर एक चीज़ से जब इतने नेगेटिव आते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उसके साथ चैलेंज करके आगे बढ़ने। बिल्कुल ये बिल्कुल मेरा बिल्कुल। सर ही बोले और पापा मम्मी बोले कि बचपन से मेरा एक चीज़ है, तो जिद्दी ज़्यादा हूँ मैं। अगर बोल दिया ये नहीं होता है, तो मैं ठान ले लेती हूँ, जब तक ना मैं उसको फुलफिल करूँ, मैं छोड़ती नहीं वो चीज़ जी का। जी 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 जी, ये बहुत वो है कि ये जो ज़िद है हमारी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई काम आपको सामने से बोलता है कि ये तो आपके बस की नहीं है, ये आपसे नहीं होगा, तो ये जो जिद है, ये
उनको तो दिखाना ही दिखाना है, और आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो जो फायर है कि वी हैव टू प्रूव आवर सेल्फ, है ना, राइट। वो जो किसी फायर को इनसाइड हाँ है। हाँ हाँ दिखाने से पहले ना जी, अपने आप खुद को के लिए। फेस करना बहुत जी इम्पोर्टेंट जी होते जी हैं। जी जी तो जी। आप अपने आप से फेस कर लिया ना, तो जो जीत गया अपने आप से तो वो हर एक जगह जीतते हैं। जी 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 बिल्कुल, ये बहुत ही सुंदर और इंस्पायरिंग बात बोली दीपा ने कि जो व्यक्ति अपने आप से जीत गया वो हर जगह जीतेगा। इस बात पे आप ज़रूर सोचिएगा कि हमें अपने आप से जीतने का मतलब क्या है। अपने आप को पहचानना, अपनी शक्तियों को पहचानना, और उन शक्तियों को, उन पावर को, उन स्ट्रेंथ को हम कैसे पॉजिटिवली यूज़ करें, और उससे हम कैसे जो हम चाहते हैं, अपना जो सपना है, जो ड्रीम है, जो हम एस्पायर कर रहे हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचे। आई थिंक वही है कि अपने आप को पहचानना और वहाँ तक पहुँचना। तो दीपा, आपने कोच साहब के बारे में बताया, उनको मैं एक बार और एक स्पेशली पूछना चाह रही हूँ कि एक त्रिपुरा की, आपने खुद ही बोला त्रिपुरा को कोई जानता नहीं था पहले, अब हर कोई जानता है, नेशनली जानता है। बट 20 साल पहले, 25 साल पहले त्रिपुरा को जानने का भी इशू, कनेक्टिविटी का इशू। जब फ्रेंड्स मैंने काडर ज्वाइन किया था 2008 में, तो वहाँ पे डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी दिल्ली से, और कनेक्टिंग फ़्लाइट हुआ करती थी जो कि वाया कलकत्ता या गुवाहाटी, और उसमें भी क्या है कि आपका पूरा पूरा दिन लग जा रहा है आपको वहाँ पहुँचने में, और फिर उसके आगे अगरतला के आगे जाना है तो और रोड ट्रैवल है, और हाईवे भी इतने डेवलप नहीं थे, एनएच तो बाद में बने हैं। और कनेक्टिविटी की बात करें तो लैंड ही है वहाँ पे, देयर इज़ नो सी रूट, मतलब इन द सेंस कि इट्स अ लैंड लॉक्ड स्टेट, और सब तरफ से इसके पास बांग्लादेश बॉर्डर है। उस टाइम ट्रेन भी नहीं तो था। वो ट्रेन नहीं था उस टाइम में, बिल्कुल। वो जो रेल लिंक डेवलप हुआ वो बाद में डेवलप हुआ। अब पोर्ट के थ्रू भी कनेक्टिविटी आ गई है बांग्लादेश के थ्रू, वहाँ पे चित्तागोंग पोर्ट डेवलप हो गया जब से, तो वहाँ गुड्स वगैरह आने लगे, तो सामान नहीं होता था। और जैसे दीपा ने बोला कि ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ का अभाव है, तो उन सब सर्कमस्टांसेस में किस तरीके से आपके कोच ने एक एक छोटे से राज्य के, एक सुंदर छोटे राज्य की लड़की को, छोटी लड़की को इंटरनेशनली अक्लेम्ड जिमनास्ट कैसे बनाया, कैसे आपको निखारा। एक बोलते ना, जैसे एक शिल्पकार एक मूर्ति बना रहा है, तो आई सी हिज रोल लाइक दैट। यू मे फर्दर ऐड ऑन दैट कि उनका क्या सपोर्ट सिस्टम रहा है, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो चाहे एथलीट हो, चाहे वो अकेडमिक्स में एक्सेल करना चाह रहे हों, तो ये बच्चों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा सपोर्ट सिस्टम को कैसे हम, और ऑफ कोर्स उनकी मेहनत के साथ साथ आपका भी जो उनके साथ में एक इंटरपर्सनल रैपो होगा, जो आप उनको एक रिस्पेक्ट देते होंगे, जो आप उनकी बात मानते होंगे, कई बार वो हो सकता है डांट भी देते होंगे, तो उस बात को बुरा ना मानते हुए कि भाई मैंने तो बहुत गोल्ड मेडल जीत लिए, अब आप क्या मुझे बताएंगे, ऐसा कई बार है ना, एटीट्यूड भी आ सकता है। तो किस तरीके से वो कैसा रहा आपका उनके देखिए साथ में? सर खुद भी एक अच्छे प्लेयर थे। 82 एशियन गेम्स जब दिल्ली में हुए थे, वहाँ पे जी वो रिप्रेजेंट किया था, जी जी और जी 10 इंटरनेशनल भी सर खेले चुके थे। हम्म बट बोलते हैं ना, एक शिल्पकार जानते हैं कैसे उनको वो जो असली चीज़ें वो कैसे मिल जाती, शायद जी उनके आंखों में मैं पड़ गई थी उस टाइम ही। तो वो सर डांटते भी है, वैसे नहीं कि सिर्फ प्यार करते, डांटते भी है। और अभी सर का, मेरा सर के फैमिली, हम लोग एक फैमिली बॉन्डिंग हो गई। राइट राइट मैं राइट उनकी बेटी हूँ, अभी हर एक जगह बिल्कुल वही जानते लोग, मैं बिल्कुल उनकी बेटी हूँ, बिल्कुल क्योंकि हाँ उन्होंने जैसे लास्ट 23 सालों में हमारे पास कुछ भी नहीं था स्टार्टिंग में, अब भी हमारे पास बहुत कुछ है। बट हमेशा एक चीज़ बताता था हमेशा ड्यूरिंग ट्रेनिंग, कि कभी ऐसा भी था कि हमारे लाइट चले गए, लोड शेडिंग था, लाइट चले गए, तो एक ट्यूब लाइट था पूरे जिम में, एक ट्यूब लाइट में हम ट्रेनिंग करते थे। कुछ भी हो जाए 7 o'clock तक रोज, 3:30 to 7 o'clock। और ऐसा कोच है वो, उस टाइम तो जॉब करता था, लास्ट 5 years से वो रिटायरमेंट में है, बट नो पेमेंट, बिना सैलरी के, बिना वो ओन इंटरेस्ट से दोनों टाइम आके अभी भी ट्रेनिंग कराते। ओ सिर्फ उनकी इंटरेस्ट, उनको ऐसा लगता है कि मेरे स्टेट से, मेरे कंट्री से जिमनास्टिक्स का कुछ ऐसे हिस्ट्री बने जी जी जो जी लोग जी जी जाने। जी
दुनिया को जाने। और हर एक टाइम ऐसा बोलता था, देखिए हर एक लोगों के पास हर एक चीज़ नहीं हो सकता है, कभी भी 100% फुलफिल नहीं हो सकता, और होगा भी वो कभी चैंपियन नहीं बन सकते। बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। कहीं फिजिकली प्रॉब्लम आते हैं कठिनाइयाँ तो आएंगी आएंगी किसी ना किसी तरीके से। तो वो हमेशा सर बताते थे कि जो नहीं है उसके बारे में शिकायत करके टाइम वेस्ट करके जो है उसके ऊपर क्यों नहीं हम काम करते। बिल्कुल। तो बस वही चीज़। और उनका जो जिम्नास्टिक्स के ऊपर प्यार है, जो जिम्नास्टिक्स के ऊपर भूख है, जो मैंने शायद, मुझे नहीं पता आगे मुझे देखने को मिलेगा कि नहीं ऐसा कुछ, राइट। बिकॉज आपने प्रणति की से मिले, और भी हम 4 लड़कियां थे, राइट। मैं, प्रणति नायक, अरुणा रेड्डी और प्रणति दास, हम 4 थे। आफ्टर मतलब रियो के बाद, मेरे बाद अरुणा रेड्डी, उसको भी एक वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मिला। ओके। प्रणति नायक, उसको भी मेडल मिला, एक दो तीन मेडल मिला उसको अभी। जो एक रोड मैप था ना, वो उन्होंने बना खोल के दिया दिया हमारे actually लिए, कि करना कैसे है। क्योंकि एक टाइम था 2010 में जब आशीष भैया को मेडल मिला, उसके बाद हर एक लोग, गर्ल्स नहीं कर सकते कुछ, गर्ल्स से अभी नहीं होगा, गर्ल्स सिर्फ टाइम पास करने आते, जो वो इंसान एक नंदी सर वो थी, नहीं तुम कर सकते हो, लड़कियों तुम के लिए लोगों जो को किया, करना है, जो कॉन्फिडेंस दिया, एकदम बूस्ट अप जो किया। स्किल दिया। जी। फिर 2015 में हमारा जब मेरा मेडल आया, फिर उनका भी ऐसा आया कि हमें भी सर मेडल लाना है, कैसे करना है। तो उस टाइम हम सर के साथ एक कैंप में थे, दिल्ली में आईजी स्टेडियम में कर रहे थे। राइट। तो उस कैंप से ना सबका एक माइंडसेट, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, जी 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 और एक हार्डवर्क, कैसे भूख मेडल लाना है, उस 4 महीने कैंप से सर ने सबका लाइफ बदल दिया। मेरा भी, आज प्रणति नायक भी जो भी मेडल लाया, उनका जो पहला एक ग्रो अप होता है ना, वो उनके वो 4 महीना ट्रेनिंग था। फिर अरुणा रेड्डी सर के पास 5 साल ट्रेनिंग किया, उसका फल उसका मेडल आया। फिर प्रणति दास मेडल नहीं मिला बट फाइनलिस्ट वो हुआ। जो उनका जो एक चीज़ था ना, अभी अगर इंडियन जिम्नास्टिक्स में आते हैं ना, ये 4 लड़की अभी तक इस 4 को बीट करने वाले कोई जूनियर दिख नहीं रहा है। ओके। पता नहीं, मैं चाहती हूँ बहुत जल्दी आए, क्योंकि हमें भी रिटायरमेंट लेना है कि और नहीं नहीं, अभी तो आप खेलिए, बहुत अच्छा खेल रहे हो, और अभी एज भी है आपकी साइड में, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई फील इज़ द एफर्ट एंड द इंटेंशन। तो जो जुनून है वो बरकरार है, और अभी तो आप बहुत सारे और इवेंट्स में जाएं। इनके बारे में, नंदी साहब के बारे में आपसे सुन के मुझे एक मूवी अभी मैंने रिसेंटली कुछ महीने पहले देखी, मैदान। तो मैदान मूवी इज़ बेस्ड ऑन फुटबॉल कोच मिस्टर एस.ए. रहमान्स। एंड रहमान साहब ने जो आई थिंक 1950s एंड 60s में, 1960s में जो उन्होंने फुटबॉल के लिए सेल्फलेसली फुटबॉल को ग्रूम करने के लिए इंडिया में जो कंट्रीब्यूशन दिया, which is very beautifully depicted in that movie मैदान। आई थिंक कुछ टाइम में इनके ऊपर, आपके ऊपर भी मूवी बन जाएगी जल्दी 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 बन जाएगी। और जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपने बोली कि लड़कियों को जो आगे लेके आने वाली बात है, वी ऑल नो कि सोसाइटी अभी भी इक्वल नहीं है, और सोसाइटी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं अगर हम महिलाओं की बात करें। और त्रिपुरा डेफिनेटली थोड़ी बेटर मुझे लगा, क्योंकि मैं नॉर्दर्न पार्ट से मैं वहाँ गई। जब मैंने त्रिपुरा ज्वाइन किया तो हमारी फैमिली हरियाणा बेस्ड रही है, तो हरियाणा में जो महिलाओं की कंडीशन उस टाइम में थी, अब तो डेफिनेटली बहुत चेंजेस आ रहे हैं। तो उससे कंपेयर अगर मैं त्रिपुरा में करूँ तो बहुत बेटर डेफिनेटली बेटर है। वहाँ पे विमेन आर एम्पावर्ड। हमारे इतनी अभी पूजो आने वाली है कि, और दुर्गा पूजा में पूरा 8 दिन का पूरा फेस्टिवल रहेगा, सबके घर में मनाते हैं। मैं भी अपने घर में करती थी जब मैं वहाँ थी। अच्छा। 3 साल लगातार मैंने पूरा माता की प्रतिमा लेके आके मैंने पूजो किया। तो ये जो महिलाओं को लेके, लड़कियों को लेके जो कंट्रीब्यूशन आई थिंक उनका है, वो रिमार्केबल है। और आपने जैसे बताया कि आप ही नहीं, और भी 3 एथलीट्स को ट्रेन किया। आई थिंक लाइफ लॉन्ग ये एक उनकी ना एक जीवनी जो कहते हैं, उसमें ये बात लिखी जा चुकी है। दिस इज़ वेरी वेरी हार्टनिंग टू सी कि सेल्फलेसली, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि कोई उनको पेमेंट्स हाई मिलनी है या उनका कोई प्रमोशन हो रहा है, नाउ तो इज़ रिटायर्ड ओनली, स्टिल ही इज़ ट्रेनिंग यू ऑल। तो इट इज़ वेरी वेरी डिलाइटफुल।
रियो से पहले जो आपके इवेंट्स हुए हैं ना, जैसे हमने बात की 2014 में कॉमनवेल्थ में आपका ब्रॉन्ज आया, एशियन चैम्पियनशिप में आपका मेडल आया, फिर आपका रियो का इवेंट हुआ, फिर 2018 में, और अभी रिसेंट भी एक गोल्ड आया है जो कि फर्स्ट आप जिमनास्ट बनी हो इंडिया से एशियन चैम्पियनशिप में वॉल्ट इवेंट में गोल्ड लेके आने के लिए। तो ये जो जर्नी आप जैसे जब व्हेन यू रिफ्लेक्ट बैक, तो कैसा फील होता है आपको? मतलब ऑफ कोर्स यू मस्ट बी हैप्पी, बट कैसा फील होता है कि कैसा रहा मेरा सफ़र? मतलब आपका सफ़र कैसा आपको लगता है रहा? बिल्कुल भी सफ़र इजी नहीं था, बहुत कठिन थी, हम्म। क्योंकि हर एक कंपटीशन से पहले मेरा कुछ ना कुछ इतना बड़ा इंजरी होता था। जैसे आप जी 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 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स जी 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 क्वालिफिकेशन जी के जी। दिन मेरा एंकल क्रैक हो गया, ओके। और फुल क्रैक लेके जिस मुझे वो, दिन हाँ, जिस दिन क्वालिफिकेशन होता है ओके, पहले दिन, राउंड जो होता है हाँ, फर्स्ट फॉर राउंड में, सिलेक्शन। हाँ, उसमें ओके। मेरा हो गया। फिर फाइनल वो क्रैक लेके मुझे खेलना पड़ा, और सच में ओह। मुझे पता नहीं था ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने गोल्ड मेडल, सॉरी, ब्रॉन्ज मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स की, ओह, क्योंकि दैट कुड हैव बीन लाइक रिस्की आल्सो आई थिंक। हाँ, क्योंकि प्रोदोनोवा थोड़ा सा तो रिक्स है, जी जी बट वो जी जी डेथ ऑफ जी। वॉल्ट नहीं है, मैं नहीं हाँ बोलूँगी, क्योंकि हर एक हाँ। चीज़ में हम अगर वो जो स्टेप्स है उसको एकदम सही तरीके से जाएंगे ना, टेक्निक, तो हाँ। आगे जाके हमें दिक्कत नहीं। और सर ने मुझे स्टेप्स इतना स्ट्रांगली बिठाया था कि मेरी लाइफ की अगर कोई सबसे एन्जॉय वाला मोमेंट रहा, हमेशा मैं प्रोदोनोवा करते हुई थी। कभी ओके। कभी मैं 10-15 भी रिपीटेशन करती थी, तो मुझे हमेशा, तो वो करते वक्त कहीं मेरा थोड़ा सा चुक गया था, तो एंकल क्रैक हो गया था। ओह। तो उसके बाद एशियन 2016 रियो से पहले, मैं हम लोगों का क्वालिफिकेशन से पहले, क्योंकि ओलंपिक में जाने के लिए क्वालिफिकेशन होता है, तो उस टाइम कैंप नहीं लग रहा था। ओके। तो क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कैंप नहीं, तो हम अगरतला पे थे और फैसिलिटी था नहीं, सिर्फ 2 महीना बचा था वर्ल्ड चैम्पियनशिप की। तो हमने उस टाइम किसी कारण सुनवाल सर गए थे, उस टाइम स्पोर्ट्स ओके मिनिस्टर सर थे। ओके ओके तो ओके। सर से मिली, सर को बोला सर जैसे भी करके कैंप लगा दीजिए। फिर सर ने तुरंत कॉल करके कैंप लगाया, जो मैं उनकी बहुत बड़ा आभारी हूँ। अगर शायद उस टाइम वो सर कैंप नहीं लगाते तो मैं शायद वर्ल्ड चैम्पियनशिप से क्वालिफाई करके टेस्ट इवेंट से करके ओलंपिक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। तो फिर मैंने ट्रेनिंग किया 2 महीने का, फिर मैंने क्वालिफाई किया, और वहाँ पे टेस्ट इवेंट में भी वॉल्टिंग में गोल्ड आया, जहाँ ओके। पे मैं 24th रैंक में थी। वहाँ से मैं 10th रैंक में आना, जो बहुत ओके। बड़ी चीज़ है पूरे वर्ल्ड में। राइट तो राइट वो राइट चीज़ हुआ। फिर वॉल्टिंग में भी गोल्ड आया। फिर आप सबने रियो तो देखा ही, मेरा 4th फिनिश, बिल्कुल जस्ट 0.15 के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। वो बहुत ही आज भी मुझे लगता है वो एक ना माइंड में एक रहती होगी बात कि मतलब आ जाता तो आ ही वो जाता। हाँ मुझे मे बी। मुझे नहीं लगता है वो हाँ कभी भी भूलने वाली चीज़ है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल मेरा बिल्कुल। लाइफ चेंज भी हुआ, और एक बहुत बड़ा खुशी भी, साथ में दुखी दोनों मिला के। अगर राइट। दीपा की नाम के पीछे वो रियो 4th हमेशा रहेगा, ओलंपिक्स 4th। तो वो ख़त्म किया, उसके बाद आते ही मेरा एसीएल टूट गया, एंट्री लिगामेंट क्रूशियल। तो एंट्री क्रूशियल लिगामेंट जो एसीएल होते हैं नी का, वो टूटा। फिर मैंने सर्जरी किया, फिर मैंने कमबैक किया। फिर मैंने 2018 वर्ल्ड कप में पहला, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता वर्ल्ड कप में, मार्सिन पे हुआ था, वहाँ पे मैंने जीता। फिर आई, फिर मेरा फिर से टूट गया एसीएल। फिर गॉड। उसके बाद थोड़ा सा कमबैक की रोड में आई, फिर कोविड आ गया, यस यस। फिर वो ख़त्म हुआ, फिर से मेरा इंजरी वगैरह शुरू हुआ। फिर मतलब हर एक चीज़ में आफ्टर रियो के बाद ना हर एक चीज़ ऐसे कुछ अच्छे के बाद ना इतने सारे डाउन दिख रहा था मुझे। सिर्फ मतलब मैं खड़ा ही नहीं हो पा, खड़ा हो रही थी तो गिर जा रही थी, ऐसे मतलब आ रहा था। और बट उस पीरियड में भी, क्योंकि हर लोग उस पीरियड में बैकअप कर लेते, नहीं बस हो गया, बट वो पीरियड मेरे कोच ने और इतना बूस्टअप किया, इतना बूस्टअप, कोई नहीं था साथ में, सिर्फ ये थे और मेरी एक फ्रेंड थी शारबा। वो दोनों ने इतना कि नहीं आप कर सकते हो, तुम कर। फिर उसके बाद मैं एक वर्ल्ड कप गई थी हंगरी, वहाँ पे मैं फाइनली नहीं पहुँची। मैं मतलब मैं ऐसा लगा कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब खुद से खुद को शर्म आने लगी, ऐसे कैसे। तो फिर
कुछ दिन के बाद सब लोगों ने बोला ऐसा नहीं कभी होता है, इतने लॉन्ग पीरियड के बाद आप जब फील्ड में जाते हो हमेशा आप 100% नहीं होता है, तो कोई बात नहीं। फिर मैं जैसे ये साल शुरू हुआ, इससे पहले मैंने एशियन गेम्स था तो मैंने ट्रायल्स दिया, 1 नंबर आया, फिर उसमें नहीं जा पाई, सब इशू, साई फेडरेशन सब मिला के सबकी इशू, पता नहीं क्यों नहीं मुझे भेजा, मैं नहीं जा पाई। फिर ख़त्म हुआ, फिर ये साल शुरू हुआ, वर्ल्ड कप सीरीज़ चल रहा था, हर एक वर्ल्ड कप्स में फोर्थ फिफ्थ, तो मैं ना खुद से सच में मैं खुद से तंग आ गई थी, क्यों हो रहा है, प्रैक्टिस में कहीं कमियां नहीं, कुछ भी नहीं, इतने सारे सर्जरी इंजरी के बाद भी मैं चल रही थी जैसे भी करके, नहीं मुझे एक मेडल करना है। फिर अभी एशियन चैम्पियनशिप तक जाने से 3 दिन पहले मेरा रिस्ट क्रैक हो गया, रिस्ट में चोट लग गया। फिर सब पूछ रहा था जाना, मैंने बोला नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे डू और डाई सिचुएशन में करूँगी, नहीं छोड़ूंगी एक बार। बट ऊपर वाले को सिर्फ बोला भगवान सिर्फ साथ देना मेरा, और फिर गई, और मैं क्वालिफाई के दिन 8 नंबर पे क्वालिफाई किया था। ओके। मेरा अच्छा नहीं था, बहुत रिस्ट पे भी पेन था, बिकॉज यू ऑलरेडी हैड अ फ्रैक्चर। फिर मैंने बस फाइनल के दिन सिर्फ कुछ नहीं, इतने दिन का जो मेहनत था, मैंने बोला मेरे सिर्फ मेरा नहीं, मेरे साथ मेरे पूरे टीम का था, बिल्कुल सर, पेरेंट्स, मैडम, फिर मेरे जो फ्रेंड सर्कल, सबका सिर्फ बोला सिर्फ आप साथ देना, बस किया। तो उसके बाद जो गोल्ड आया, सच में लगा ये 5-6 साल का जो डाउन था वो 1 सेकेंड में चला गया। बिल्कुल, जो डाउन था, जो सेक्रीफाइस था, और इतना आसान नहीं है ये सब, और वो भी कंटिन्यूअसली एक के बाद एक इंजरी आपको इंजरी होता गया। फ्रेंड्स, आप बड़े इम्पोर्टेंट, ये चीज़ अब मैं दीपा से वही मेरा, क्योंकि ये बहुत ही एक थॉट प्रोवोकिंग कॉन्वर्सेशन है कि एक के बाद एक ऐसे टॉप एथलीट के साथ में ऐसे इंजरी होना जिसमें उन्हें कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट शायद क्रिएट हो रहा है, एक सेल्फ एप्रीहेंशन आ रहा है कि क्यों हम नहीं बैक टू आवर फॉर्म जा पा रहे हैं, एंड उसके ऊपर चीज़ों को बुरा करने के लिए इंजरी हो रही है, फिज़िकल इंजरी हो रही है, जिसमें क्योंकि वी नो इट्स अ फिज़िकल प्रोसेस, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस कि वो टाइम लगता है हीलिंग में। तो ये सब जो बिफोर यू एक्चुअली गॉट 24 वाला गोल्ड मेडल, रियो के बाद से जो आपने, ऑफ कोर्स बीच में भी मेडल्स आए आपकी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में भी आपको मेडल मिले हैं, बट ये ऑफ एंड ऑन जो इंजरी रही, जो सेटबैक्स रहे, और बीच में जो आपने बताया कि कुछ इश्यूज थे फेडरेशन के, एंड वी ऑल्सो रेड इन न्यूज़ देयर वाज सम इशू विद रिस्पेक्ट टू अनफॉर्चुनेटली सस्पेंशन और वट एवर, आई डोंट नो द रूल्स एग्जैक्टली, बट जो भी हुआ प्रोफेशनली वो कहीं ना कहीं माइंड को बहुत इफ़ेक्ट किया होगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको जब बिना गलती की कोई सज़ा मिलता है ना तो उसका अलग ही, क्योंकि मुझे नहीं पता था कैसे क्या हुआ, मैं था ही नहीं तब आउट ऑफ कंपटीशन, 1 नहीं 2 नहीं, मैं 3-4 साल से आउट ऑफ कंपटीशन थी। फिर मेरा इंजरी चल रहा था, उसकी रिहेबिलिटेशन पे थी, तो जब बिना गलती की सज़ा मिलते तो हर एक चीज़, तो उसको प्रूफ करने के लिए ना, मैं पहले भी बोली कि हर एक चीज़ में जब मुझे लोग बोलते रिजेक्ट करते तो मैं उसको चैलेंज लेके आगे बढ़ना, वो मेरा अंदर ही है, शायद मैं बाय बॉर्नली वो चीज़ है, या पता नहीं मुझे वो चीज़ मैंने खुद उसको क्रिएट किया। बट हर एक जितने भी लोग देख रहे मैं उनको वही बताऊंगी, अगर आपको कोई भी कुछ बोले ना कि आप नहीं कर सकते, उसको चैलेंज लो और आगे बढ़ो। और गर्ल्स अगर चाहे, लड़कियां, वुमेन चाहे वो करने की, तो वो ज़रूर कर सकते कुछ भी चीज़। बिल्कुल, गर्ल्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये कि त्रिपुरा की एक छोटे से स्टेट से एक लड़की ने इंडिया का नाम ऐसी फील्ड में आगे किया, पूरे वर्ल्ड लेवल में, जिसको कोई पहचानता नहीं था, उस फील्ड को कोई नहीं पहचानता था, जिम्नास्टिक्स को कोई नहीं पहचानता था, एंड नाउ इंडिया इज़ नोन बाय हर नेम। एंड जो दीपा ने बोला कि अगर लड़कियां चाहें, वो ठान लें, तो वो सब कुछ कर सकती हैं। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको अगर कोई सामने से कोई कह रहा है कि ये आपसे नहीं होगा, तो ये आपको उनको प्रूफ करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम अपने लिए करें, हम अपना एफर्ट अपने लिए जस्टिफाई करें, वाई डू वी एग्जिस्ट एंड वॉट इज़ आवर एम एंड पर्पस ऑफ लाइफ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
दीपा, कमिंग टू दिस पीरियड ऑफ योर सेटबैक्स एंड योर चैलेंजेस, तो आपको क्या लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या रही? ऑफ कोर्स आपने बताया कि आपका जो आत्मविश्वास है या वो जो स्पिरिट है जो बाय बर्थ है या वो इनकलकेट हुई है, तो व्हाट एग्जैक्टली हाउ डिड यू कोप अप विद दीज मेंटल प्रेशर्स एंड एंजाइटी स्ट्रेस? क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो भी लोग और भी चीज़ें जो कर रहे हैं, सबकी लाइफ में डाउन्स आते ही आते हैं, फेलियर्स आते ही आते हैं। तो हाउ डू वी ओवरकम दीज चैलेंजेस, फेलियर्स इन लाइफ? आप देखिए, मैं ये बोलूँगी कि हर एक को ना मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। मैं भी रो रही थी, मैं मतलब थक गई थी अपने से। फिर सोचा कि नहीं, ऐसे ज़िंदगी नहीं है। जब तुम मेरे मम्मी ये बताते हैं कि सच की दिया कभी नहीं बुझती है, थोड़ा थोड़ा जलती है बट बुझती नहीं है। अगर तुम सच्चाई के रास्ते पे हो ना, तुम्हें ज़रूर उसका फल मिलेगा। और एक्चुअली मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गई थी फिर, जो चीज़ मैं पहले नहीं थी। बाद में मैं हर एक चीज़ से लड़ने के लिए एकदम स्ट्रांग हो गई थी कि मुझे लगा कि दीपा, जब तुम सही रास्ते पे हो, तुम्हें कोई नहीं हटा सकते। बट मेरे सबसे पिलर तो सर थी साथ में, और जो मेरा विल पावर बहुत स्ट्रांग है। मैं सोचती हूँ अभी भी, जैसे मैं कभी भी कुछ भी हो जाते, क्योंकि इंसान है, कभी किसी से हो, तो मैं हमेशा फ्रंट फॉरवर्ड कुछ भी चीज़ में बताने की, ये भी कोई भी हो कि सामने मेरे, मैं वो चीज़ नहीं डरती हूँ। और जैसे मेरे हर एक चीज़ में बहुत बड़ा सपोर्ट मेरे गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा की रही, क्योंकि मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ। वो हर एक टाइम हर एक चीज़ में हमारी सीएम सर, अभी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, सॉरी सीएम सर जो है, जो मानिक शाह, जो पहले स्पोर्ट्स पर्सन थे, और पहले भी बिप्लब देव सर भी, उन लोगों ने इतना सारा, मतलब हमेशा हर एक डाउन टाइम में इतना मोटिवेशन किया ना कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ते रहो। क्योंकि उन लोगों ने मुझे एकदम छोटे टाइम से देखा मैं कैसी हूँ, कैसे हार्डवर्क करके यहाँ पे पहुँची। सिर्फ ये दो ही नहीं, हर एक लोग जितने भी वहाँ पे है हाई प्रोफाइल जितने भी है, इतना सपोर्ट रहा इनका, और स्पेशली मेरी गवर्नमेंट का। क्योंकि अगर इन लोगों ने ऐसे हेल्प नहीं करता ना, शायद मेरा जर्नी इतना मैं स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं बना सकती थी। फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स डेफिनेटली दीपा को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला है। त्रिपुरा गवर्नमेंट ऐसे भी मैंने देखा है कि बहुत प्रोएक्टिव है एज़ फार एज़ एजुकेशन इज़ कंसर्न्ड, एज़ फार एज़ स्पोर्ट्स इज़ कंसर्न्ड। और पिछले कुछ सालों में बहुत बदलाव भी आया है वहाँ पे, बहुत जो पिछले 8 से 10 सालों में काफ़ी चेंज आया है। और नाउ द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो गेटिंग बेटर, बहुत अपग्रेडेड। तो मेरा वो सवाल जो है नेक्स्ट वही है, थोड़ा सा आपसे फैसिलिटीज़ को लेके, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ को लेके। जैसे हमको पता है, मैं वहाँ रही हूँ, कि पहले उतना अच्छा नहीं था। अब तो खेलो इंडिया स्कीम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की, तो खेलो इंडिया स्कीम, देन द टॉप स्कीम जो जिसमें हम एथलीट की वो ग्रूमिंग कर रहे हैं, उनको साई इंडिया जो है वो भी मदद कर रहा है। तो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? अब फैसिलिटीज़ पहले कैसी थी, अब कैसा है त्रिपुरा में, नेशनली, व्हाट डू यू फील? त्रिपुरा में पहले से तो बहुत बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा। जैसे मेरे खुद के जिम्नास्टिक्स हॉल इतना अच्छा नहीं था, जो अभी अच्छा हॉल बना, और एक अच्छा फ्रांस से इन लोगों ने इक्विपमेंट ला के दिया। जी। तो सच में, और एक चीज़, और एक भी, जैसे फुटबॉल ग्राउंड, 4-5 फुटबॉल ग्राउंड हो रहे हैं अच्छे सिंथेटिक वाला, फिर एथलेटिक्स ट्रैक हो रहा है। जी मतलब जो पहले नहीं था, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में झज्जर बहुत। में भी जब मैं थी पोस्टेड, मुझे एक बात ध्यान आ रही है कि वहाँ पे कुछ बच्चियाँ जिम्नास्टिक्स खेलती थी, और वहाँ की जो कोच थी, लेडी कोच है वहाँ पे, अब तो शायद ट्रांसफ़र हो गया उनका, तो शी वॉज़ वेरी पैशनेट अबाउट गर्ल्स डूइंग द जिम्नास्टिक्स। एंड जिम्नास्टिक्स के साथ साथ वो एरियल जिम्नास्टिक, कुछ एक्रोबेटिक्स, रिदमिक, तो वो भी उन्होंने बोला कि मैम इसको डेवलप करना है। तो तब मैंने भी, मुझे याद है कि हमने झज्जर में, एक्चुअली झज्जर, सोनीपत और रोहतक, वहाँ पे क्रेज़ ज़्यादा कुश्ती का है। अच्छा। कुश्ती का, कबड्डी का, रेसलिंग का और कबड्डी का। तो उन्होंने जो है ये सोचा कि लड़कियों को जाना, और पूरी एक टीम उनके अंडर, कम से कम 15 से 20 लड़कियाँ
जो उनके झज्जर ट्रेनिंग और करते हैं। आसपास की हैं वो नेशनल तक भी खेली हैं जितना मुझे पता है। तो नेशनल तक भी वो बच्चियां खेली हैं। तो मैंने खुद भी देखा है कि जिम्नास्टिक्स का जो क्रेज़ है ये बड़ा है। जी। हाँ, वो चीज़ तो बहुत बड़ा आफ्टर रियो जी। कि पहले प्राइवेट बिल्कुल। सेंटर इतने नहीं थे। जी, 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 अभी जी। बहुत सारे प्राइवेट सेंटर ओपन है पूरे इंडिया में, नॉट सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे और बेंगलुरु, हर एक जगह पे की बात कर रही हूँ। जी, जी, और जी, जी। एक चीज़ जो बहुत अच्छा चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जैसे खेलो इंडिया स्कीम और एक टॉप्स, एक एक एथलीट को जब थोड़ा परफॉर्मेंस बढ़ती है तो उनको बहुत ज़्यादा एक फाइनेंशियली हेल्प ज़रूरी होते हैं, जी, 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 क्योंकि जी, जी, जी। आपको डाइट इक्विपमेंट खरीदना फाइनेंशियली बहुत। और जो खेलो इंडिया स्कीम में रहते हैं तो उनको शायद मंथली 10,000 करके मिलता है। तो जो बहुत, क्योंकि मेरे जिम में भी अभी 2 छोटे जूनियर है, उनको वो स्कीम में है। ओके। क्योंकि कहीं भी स्पोर्ट्स पर्सन इतना हाई फैमिली से नहीं आते, जिन बिल्कुल, जो बिल्कुल, बहुत स्ट्रगल वाले स्ट्रगल बैकग्राउंड या से आते हैं। हाँ जो जी। मतलब थोड़ा सा मिडिल क्लास इकोनॉमिकली फैमिली है। इकोनॉमिकली नॉट साउंड। हाँ जी। मैं वो नहीं बोल रही हूँ, आते बट जो एकदम हाई टैलेंट होते हैं ना। मेजॉरिटी की हम बात हाँ, करें तो मैच्योर। इंडिया में आज भी वो सच्चाई है। जो चीज़ एकदम मिडिल क्लास फैमिली, तो जी। इनको जब फूडिंग की ज़रूरत पड़ती है, डाइटिंग, बिल्कुल, डाइट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इनका की, पर डे का बहुत खर्चा है। तो वो जी। उनको जो पॉकेट मनी मिलते हैं ना, हाँ जी, हाँ तो जी। उससे बहुत हेल्पफुल होते हैं। अलाउंसेस जो मिलता है इनका। बहुत। जी, और जी, जी, ऊपर जी, से जी, जी, टॉप्स जी, तो जी। इतना अच्छा एक हुआ, जो भी जी, जी, हाई जी, जी, एथलीट है जी। उनको। तो मैं इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थैंक यू, क्योंकि अभी जो भी हमारा मेडल आ रहे हैं, हर एक आप देखो कि खेलो इंडिया स्कीम या टॉप्स के थ्रू ही आ रहे हैं। तो ये धीरे धीरे अगर ग्रास रूट लेवल पे भी जाएगा तो मुझे लगता है हमें और ज़्यादा बिल्कुल, मेडल का क्वांटिटी बढ़ेगा। बिल्कुल, और बिल्कुल, परफॉर्मेंस बिल्कुल, भी, हमेशा मेडल हम बिल्कुल। देखते हैं बट परफॉर्मेंस भी बिल्कुल, इट इज़ बहुत नॉट, बड़ा यस, यस, इट इज़ नॉट ओनली द नंबर ऑफ मेडल्स, इट इज़ ऑल्सो द पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन। जैसे हम इस बार पैरालंपिक्स की ही बात करें बहुत बढ़िया रहा। तो इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ मेडल लेके आए हैं। बिल्कुल। और इंडिया ने लार्जेस्ट एवर कंटिंजेंट इस बार पैरालंपिक्स का गया पेरिस में। एंड 19 थे पिछली बार टोक्यो के टाइम में, 19 मेडल्स थे, जो कि इस बार 29 हुए। तो वो मेरी जब पैरालंपिक्स के प्लेयर से, क्योंकि मैं इन कुछ के साथ में मेरा इंटरेक्शन पहले से रहा है, तो उन्होंने खुद ही बोला कि जो ध्यान पहले नहीं था और जो ध्यान और सपोर्ट अब मिल रहा है, इस वजह से वो इनकरेजमेंट मिल रही है ना। शीतल देवी से मैं मिली, जो कि जो हाँ, आपको ध्यान आर्चरी। होगा कि शी इज़ एन आर्चरी, हाँ आर्मलेस हाँ आर्चर। तो शी इज़ गेटिंग हर सेल्फ ट्रेन इन कटरा इन जम्मू। हाँ। तो मैं शीतल के कोचेस से भी मिली, अभी हाल ही में मिली जब ये लोग इंडिया वापस आए खेल के। तो किस तरीके से वो, मैंने देखा कि उनके कोचेस का पैशन है कि वो जम्मू में, कटरा में उस बच्ची को उन्होंने ट्रेन किया डिस्पाइट ऑल द लिमिटेशंस। दे गॉट हर स्पॉन्सर्ड, क्योंकि खर्चा भी होता है। वो स्पेशल टाइप का उसके लिए इक्विपमेंट्स तैयार किए गए। और अभी एक और लड़की है जो कि 13 साल की है, उड़ीसा से, पायल, उसकी ट्रेनिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। एंड शी इज़ बोथ आर्मलेस एंड उनके पैर भी नहीं हैं। तो उसकी ट्रेनिंग वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, मुझे उन्होंने फ़ोटोज़ भी दिखाए। तो आई वॉज सो इंस्पायर्ड टू सी कि किसी बच्ची के ना हाथ है ना पैर हैं, लेकिन उसको फिज़िकल लिमिटेशन नहीं बनने दे रहे। तो ये मुझे लगता है कोच का, हमारे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का ये सपोर्ट है, बहुत जो बड़ा कि सपोर्ट। बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड फ्रेंड्स, आई एम ऑल्सो रिमाइंडेड ऑफ माई कॉन्वर्सेशंस अर्लियर विद दीपा 2015 में, इफ़ आई रिमेंबर, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च हुआ था। हाँ तो गोमती डिस्ट्रिक्ट उसमें पायलट प्रोजेक्ट में था। तो हमने आपको फर्स्ट, सबसे पहले आई थिंक कन्या संतान सुरक्षा मेला हमने हाँ किया था। हाँ हाँ। उसमें हमने इनवाइट किया था। यू ग्रेसफुली केम, यू इंस्पायर्ड द किड्स। और फिर आपको स्टेट लेवल पे भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आइकन आपको डिक्लेयर किया गया। एंड यू वर एसोसिएटेड एंड यू वर इंस्पायरिंग द गर्ल्स, यू वर इंस्पायरिंग द यूथ कि हमें लड़कियों को आगे देना है। एंड इट कम्स वेरी नेचुरली फ्रॉम यू, क्योंकि इतनी छोटी एज में जब आपने करके दिखाया और वहीं रह के किया, ऐसा नहीं है कि जी आपकी ट्रेनिंग कहीं अब्रॉड में चल रही अब है। नहीं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके साथ कैसे हम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, द सपोर्ट ऑफ द इकोसिस्टम इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। कमिंग टू योर रिसेंट अचीवमेंट,
2024 में जो आपको अभी गोल्ड मेडल मिला, हमने देखा एशियन चैम्पियनशिप में, एंड यू बिकेम द फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू वन द गोल्ड एट द वॉल्ट इवेंट. यू फील कि यू आर अगेन बैक एंड ऑल. तो अब कैसा लगता है, अब आगे आपकी आगे अभी और क्या कोई प्लान्स हैं, इफ़ यू वांट टू शेयर? कोई अपकमिंग चैम्पियनशिप्स हैं दीपा? हाँ जी. एक्चुअली जब वो उस दिन फाइनल ख़त्म, मेरा वर्ल्ड ख़त्म हुआ, तो मतलब स्पेशली मेरा ऐसा फील था, हाँ अब तो एक मेडल कंफर्म है, ऐसा मेरा था. आई थिंक सिल्वर या ब्रॉन्ज, क्योंकि एक DPR कोरिया की थी जो उससे 6 मंथ बैक उन्होंने एशियन गेम्स में सिल्वर लिया था. तो उसके साथ compete थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, मतलब मेरे कॉम्पिटिटर्स थे. तो अपना वर्ल्ड ख़त्म करने के बाद सिल्वर तो कंफर्म था ऐसा, या ब्रॉन्ज एक मेडल. मैं सर को भी तुरंत वही बात बताया. जी 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 जी. जब उसका ख़त्म हो गया, फिर जब मैंने देखा मैं नंबर 1 पे दूँ, मैं सच में मैं इतने रोई. पहली बात कि इतने डाउन्स के बाद फिर वो पोडियम पे पहुंचना, फिर पता चला मुझे कि पहली कोई यस पहली कोई एशियन, क्योंकि एशियन कंट्री में जिम्नास्टिक्स इज टू टफ. सब कुछ चाइना, कोरिया, जापान वो सब थे. तो इनके साथ जो ओलंपिक में भी वॉल्टिंग टेबल में स्पेशली आपको साइमन बाइस से यूएसए, हाँ वो यूएस से है. नहीं, मैं उनका नाम इसलिए लिया कि शी हैज़ बीन नोन फॉर हर अचीवमेंट्स एंड ऑल. एंड इफ़ आई रिमेम्बर करेक्टली, जो मैंने पढ़ा कि रियो में आपने उनके साथ compete किया था ना? बिल्कुल बिल्कुल. जब मैं आपका उनके रियो साथ का फोर्थ आई थी, तो फोर्थ उनके साथ में आई थी. और उसके बाद में आप ये देखिए कि 24 में जो कमबैक हुआ, जो आपने बताया, आई थॉट कि यू आर द फर्स्ट इंडियन, बट यू करेक्टेड मी बाय मेंशनिंग कि यू बिकेम द फर्स्ट एशियन. एशिया में, फर्स्ट मतलब एशियन इंडिया टू हैव दिस मेडल, गोल्ड मेडल एट दिस काइंड ऑफ चैम्पियनशिप. वो मतलब बहुत बड़ी बात थी एक, क्योंकि एशियन में बहुत अब कहीं कहीं गेम में एशियन कंट्री बहुत स्ट्रांग होते. एज ए जिम्नास्टिक्स एशियन कंट्री ऑलवेज टफ, क्योंकि जिम्नास्टिक्स में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में जो बेस्ट टू बेस्ट कंट्री है, उसमें चाइना, जापान, कोरिया आते ही है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया. तो उनके साथ compete करके गोल्ड लाना बहुत बड़ी. और फिर बस मुझे लगा कि नहीं, इतने स्पेशली इंजरी भी था, सब कुछ, फिर लगा कि नहीं, इतने सारे इंजरी, हर्डल, सेटबैक के मेहनत बाद है, सबकी आपकी मेहनत है, सबका आशीर्वाद है, सबकी विशेज़ है, और पूरे देश को हमेशा से ही आपके ऊपर गर्व रहा है. एंड यू आर ट्रूली इंस्पायरिंग दी अपकमिंग जनरेशन कि हमें स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करना चाहिए और हम उसमें एक्सेल कर सकते हैं डिस्पाइट वट एवर लिमिटेशंस वी हैव. तो दीपा, अभी बहुत आपके साथ में अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई, हार्टफुल कॉन्वर्सेशन हुई. मैं बहुत कुछ करना चाह रही हूँ आपसे बातें, बट ये है कि शो का थोड़ा सा टाइम थोड़ा लिमिटेड रहता है. तो बिफोर आई हैव माई रैपिड फायर, मैंने एक छोटा सा रैपिड फायर यहाँ इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें मैं नॉन आपके प्रोफेशनल सवाल पूछूंगी. जस्ट बिफोर दैट, एनी फाइनल मैसेज फ्रॉम योर साइड कि आप जो ये शो देख रहे हैं, उन यंग बच्चों को, उन व्यूअर्स को, उन फीमेल्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? व्हाट इज़ योर मैसेज टू देम? जो भी ये शो देख रहे हैं, मैं सारे यंग बच्चे, स्पेशली मैं पेरेंट्स जो है, इनको बताऊंगी, आप अपने बच्चे को लाइए स्पोर्ट्स में. स्पोर्ट्स ऐसा एक फील्ड है जो मेंटली, फिज़िकली बहुत स्ट्रांग बनाते हैं हर एक चीज़ के साथ लड़ने के लिए. क्योंकि हम देखते हैं आजकल यंग जनरेशन बहुत जल्दी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं. जैसे उनका 18 हो जाते, जॉब नहीं मिलते, वो हर एक चीज़ में उनको वो लगते लूज़र, फिर वो बहुत कुछ उनके दिमाग में. तो स्पोर्ट्स के कारण लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते, डिसिप्लिन सीखते, और कैसे लाइफ को आगे बढ़ाना वो चीज़ सीखते. और जो यंग बच्चे हैं, मैं इनको बताऊंगी कि आप सब लोग कभी हार नहीं मानने का. अगर आप हार मान गए ना, तो आप फेलियर हो जाओगे. हर एक लोगों की, जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं, जो भी लोग हैं सक्सेसफुल, तो उनके हर एक लोगों के पीछे बहुत बड़ा स्टोरी होता है. कोई भी एक चांस में सक्सेसफुल नहीं बनते. और आप लोग भी हार ना मान के, अगर हार भी जाओ, उसको आगे कैसे जीतना है वो, क्योंकि हारने के बाद जो जीतते हैं ना, उसकी अलग ही मज़ा होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. जो हार के आपको दोबारा जीत मिलती है, उसका मज़ा
and when you taste success, it appears to be more sweet, more sweeter. And friends, वही है कि हमारी विल पावर, हमारा डिटर्मिनेशन एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड, जो ये जो है हमारी जो इनबॉर्न, हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन आप डेवलप कर सकते हो. नॉट एवरीबडी इज़ बॉर्न विद इक्वल कॉन्फिडेंस. सबका ग्रूमिंग भी अलग होता है, किसी किसी को कैसा एक्सपोजर मिलता है. लेकिन एक चीज़ तो हर कोई इंसान कर ही सकता है, वो ये कर सकता है कि अपने आप को रोज़ बोलना, डेली affirming, giving this positive affirmation to yourself. No, I am on the right track and I am trying to give my best, I am giving my best, I am doing my best. अगर इस तरीके की हम पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने आप को देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी लेके आएंगे. और जैसा आपने बोला कि अगर आप खुद को ही अपने आप में अगर जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो तो बाकी सब बेकार है, then it is not worth it. So friends, यही है कि अपने आप से self talk is very important. Keep speaking to yourself whether I am on the right track and whatever I am doing, whether it is justified, whether it is sufficient, and then have that spirit in you that yes, I am giving the best, I am doing the best and I will be the best. ये बहुत important है अपने आप को बोलते रहना. दीपा, नाउ कमिंग टू दी रैपिड फायर. बहुत ही छोटा सा रैपिड फायर है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस एंड द शॉर्टेस्ट रिप्लाईज यू कैन गिव. बिल्कुल. तो इतने बिजी शेड्यूल में आपको अगर हॉलीडे करने जाना हो, कहाँ जाना चाहेंगे आप? विद फैमिली, फ्रेंड्स? स्विट्जरलैंड. स्विट्ज़रलैंड, वेरी नाइस. गए हो आप अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं जा पाए. तो बहुत ही सुंदर है स्विट्ज़रलैंड एंड आई होप आप जल्दी जाओ. त्रिपुरा से क्योंकि आप आते हैं, मैं त्रिपुरा से हूँ. त्रिपुरा में अगर हम किसी को बोलें आपका फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है, कि ये जगह तो त्रिपुरा में लोगों को आके दिखना ही चाहिए, व्हाट डू यू फील त्रिपुरा? अभी नारकिल कुंज. नारिकल कुंज, ओके. डुम्बूर लेक के आगे फ्रेंड्स एक बहुत ही काइंड ऑफ अ मिनी आइलैंड डेवलप हो गया है. ये बहुत अच्छा है और बहुत ही सुंदर है. और मैं तो काफ़ी टाइम पहले गई थी, अभी रिसेंट मैंने वहाँ विज़िट नहीं किया. बट ये अमरपुर एक सब डिवीज़न है और धलाई डिस्ट्रिक्ट है, उसके बीच में एक्चुअली ये एक पूरा एक रिवराइन वाटर बॉडी है. बीच में फॉरेस्ट एरिया है और फॉरेस्ट के बीच में ये जो है ना, ये पूरा लेक है. तो दिस इज़ डेफिनेटली अ मस्ट विजिट इफ़ यू गो टू त्रिपुरा. एंड ऑफ कोर्स माँ त्रिपुरेश्वरी मंदिर, वो मेरे को लगता है कि कोई भी त्रिपुरा जाए और माँ त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद अगर नहीं लें तो विजिट आपकी इनकम्प्लीट है. ये मेरी तरफ से हमेशा सबको एक पर्सनल रिकमेंडेशन रहती है. आपकी लाइफ में कोई लिविंग पर्सनालिटी जिसने आपको इंस्पायर किया हो, मोटिवेट किया हो? कोच साहब तो हैं ही, उसके अलावा कोई और, जैसे या कोई ऐसा लिविंग नहीं भी हो तो मे बी ऐसा कोई नहीं है, तो ऐसा कोई ऑथर, किसी की आपने बुक पढ़ी हो कि जिनके कोट्स आपको इंस्पायर करते हो? नहीं, मैं इतना ज़्यादा पढ़ाई में टाइम नहीं देती हूँ. तो वैसे नहीं, मे बी यू डिराइव दैट इंस्पिरेशन फ्रॉम फील्ड. कभी कभी मैं डिप्रेशन के टाइम, डिप्रेशन नहीं, मैं जब मेरा स्लो चल रहा था सब कुछ जी, तब मैं थोड़ा गौर गोपाल दास जी के जो मोटिवेशन में स्पीचेस हैं जी 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 फॉलो करती थी. ओके. लास्ट क्वेश्चन, फेवरेट आपका क्विजीन, फेवरेट फूड कौन सा है? मैं तो वैसे ही फूडी हूँ. बट ऐसे लगता नहीं है, यू आर सो मेंटेन्ड बिकॉज ऑफ मे बी द रिक्वायरमेंट आल्सो. मैं बहुत फूडी हूँ, हर एक डिश पसंद है. अगर उससे कोई एक्सेप्शनल है तो मैकडोनल्ड की बर्गर. अच्छा, बर्गर्स ऑफ मैकडोनल्ड्स वुड बी वेरी हैप्पी टू नो दिस. थैंक यू सो मच दीपा. আপনাকে আমার অনেকটি ধন্যবাদ. থ্যাংক ইউ, অসংখ্য ধন্যবাদ. और আপনি আমার শোতে এসেছেন, আপনার অনেকটি ধন্যবাদ. और আপনাকে আমি জানাই শুভেচ্ছা. দুর্গাপুজো যে ফেস্টিভ্যাল আসছে, আপনি আপনার ফ্যামিলির সঙ্গে এটা সেলিব্রেট করেন. আমার শুভেচ্ছা আপনাকে. আপনি সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন और इसी तरह आप देश का नाम रोशन करते रहे. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो. थैंक यू मैडम. मैं हिंदी में बोल रही हूँ. हाँ, आप बंगाली में भी बोल सकते हैं बिकॉज ভিউয়ার্স মুঝে लगता है বাংলা भी समझेंगे. আচ্ছা, আপনার এই শিখরকা সফর যে ফাংশনে আমাকে বলার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ. আপনি আগরতলাতে গোমতীতে এত ভালো কাজ করেছেন.
যেটা আমরা ধন্যবাদ, অনেক জি। অনেক প্রাউড ফিল করি জি, জি, আপনার জি, মতো জি, জি, ব্যক্তিকে জি। আমরা পেয়ে জি, এবং জি, সব জি, জি। সময় এইভাবে কাজ জি, করে জি, থাকুন জি, জি, সুস্থ জি, জি। থাকুন ভালো থাকুন Thank ম্যাডাম you, thank you so much, থ্যাংক ইউ Deepa. And really, I enjoyed the conversation with you. And ऐसे ही लगा कि त्रिपुरा के बाद इतने सालों बाद है ना यहाँ कनेक्ट हुआ. राइट राइट बिल्कुल Right. So my best wishes to you and थैंक do यू convey my regards to नंदी जी. बिल्कुल उनसे भी बीच बीच में कभी कभी मैसेज पे कभी हुई है मेरी चैट, बट मुझे वही लगता है ना, आप लोगों का सबका रूटीन इतना बिजी रहता है. राइट यू लिव सो मच लाइफ ऑफ डिसिप्लिन, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड आपके पेरेंट्स को, अपनी आपकी फैमिली को थैंक यू सो मच. थैंक यू माई मैडम थैंक ग्रैटिट्यूड. यू थैंक यू.